आंसर्स को मेरे आंसर से मैच कराइए और एक्सप्लेनेशन को देखिए, क्या आप सही हैं या आपने बेहतर सोल्यूशन दिया है या आपका सोल्यूशन रॉन्ग है, और एवेल्यूएशन के थ्रू आप अपना आंसर्स को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए जॉ क्लच इज, ये एक जॉ क्लच के बारे में बात कर रहा है कि वो किस तरह का क्लच होता है, कि वो फ्रिक्शन क्लच है, कि डिस्क क्लच है, कि पॉजिटिव क्लच है, या फिर कोन क्लच है। तो पहले तो आप समझिए कि क्लच में जॉ क्लच का क्या मतलब है। क्लच आई थिंक आपको बेसिक आना चाहिए। क्लच एक डिवाइस होती है जो कि प्राइम मूवर को बाकी जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनसे जो वो अलग डिसंगेज और इंगेज कर सकती है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जॉ क्लच यहाँ पे क्या काम करता है, इसमें जॉ लगा होता है। सीधा सा बात है, जॉ कैसा होगा, टीथ वाले जॉ होंगे, ऐसे टीथ वाले जॉ एक साइड में होगा। मान लो एक शाफ्ट पे इस तरीके का जॉ होगा और दूसरे शाफ्ट पे भी ऐसे ही जॉ होंगे, और वो जब इनको इंगेज करोगे, ये टीथ एक दूसरे से हिल और वैली, जो इनके हिल और वैलीज हैं उनमें जाके फिक्स्ड हो जाएंगे। तो एक तरीके से जो ग्रिपिंग होगी इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव ग्रिपिंग होगी, पॉजिटिव ग्रिपिंग होगी। इस वजह से ये किस तरह का जो क्लच है वो कौन सा क्लच है, पॉजिटिव कोन क्लचेस हम इन्हें बोलते हैं, या इनका जो आंसर होगा उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कोन क्लचेस। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनमें जो लॉसेस होगा वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा, यानी कोई भी लॉस, अगर सपोज करो इस पे जो स्पीड है वो इस पर ट्रांसफर होनी, सपोज करो पावर को ट्रांसफर होना है इस वाले, यानी पहले से दूसरे पे ट्रांसमिट होना है, तो जो ट्रांसमिशन होगा उसमें लॉसेस जीरो होंगी। और जिस तरह इस तरह के कोई सा भी डिवाइस होगी जिसमें ट्रांसमिशन में एग्जैक्ट पावर ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम पॉजिटिव डिवाइसेस बोलते हैं या पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लच के संदर्भ में पूछा गया है, तो हम क्लच के टर्म में इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्शन क्लचेस बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, क्लच यूज्ड इन ट्रक्स, ट्रक्स में कौन से क्लच यूज किए जाते हैं। तो ट्रक में आप देखो क्लच बहुत तरीके के होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल क्लच ऑप्शन में दिया हुआ है, कोन क्लच ऑप्शन में दिया हुआ है, मल्टी प्लेट क्लच ऑप्शन में दिया हुआ है, सिंगल प्लेट क्लच ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको इसमें से चूज करना है, तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर होता है सिंगल प्लेट क्लच होता है। देखो क्लच में जहां ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास स्पेस कितना अवेलेबल है। अगर मान लीजिए हमारे पास रेडियल स्पेस बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, सिंगल प्लेट यूज करते हैं। ऐसे प्लेट होती है और इसी प्लेट के ये शाफ्ट के ऊपर ऐसे प्लेट माउंट होती है, और इसी पे क्या होता है, फ्रिक्शन मटेरियल्स ऐसे लगे होते हैं, इसी पे क्या होते हैं, फ्रिक्शन मटेरियल्स जो है जिनकी पैडिंग की जाती है ऐसे लगी होती है। ऐसे ही सिमिलर दूसरा प्लेट होगा जो इससे आके मिलेगा। तो जहां पे रेडियल स्पेस से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, रेडियल स्पेस का मतलब हुआ कि शाफ्ट के रेडियल डायरेक्शन में जो स्पेस अवेलेबल है, अगर वो कहीं पे ज्यादा है या एक्सेस में है, तो हम जनरली हम क्या करते हैं, सिंगल प्लेट क्लचेस को प्रेफर करेंगे। अगर स्पेस कम होगा, यानी रेडियल स्पेस कम है, एक्सियल स्पेस ज्यादा, एक्सियल स्पेस का मतलब ये हुआ कि ये आपका मान लीजिए एक तरीके से मान लीजिए ये शाफ्ट है, सपोज करो ये शाफ्ट है, इसमें रेडियल स्पेस नहीं है, और मेरे पास क्या दिया कि एक्सियल स्पेस है, यानी आप यहाँ पे क्लच प्लेट लगा दो, यहाँ पे क्लच प्लेट लगा दो, यहाँ पे क्लच प्लेट, तो ये कौन सा क्लच प्लेट हुआ, मल्टी प्लेट क्लच है जो हो गया। तो जैसे स्कूटर या मोपेड हो गए, वहां पे हम मल्टी प्लेट क्लचेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप कार या ट्रक की बात करेंगे, बस की बात करेंगे, तो हमें सिंगल प्लेट की, क्योंकि उसमें स्पेस होता है, लेकिन बाइक में स्कूटर में स्पेस की कमी होती है, तो वहां हम मल्टी प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपने डील किया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन है कि द क्लच यूज्ड इन स्कूटर इज, जो स्कूटर में जो क्लच यूज किए जाते हैं वो कौन से क्लच होते हैं, मैंने अभी डिस्कशन किया है। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी मल्टी प्लेट क्लचेस। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि फ्रिक्शन मटेरियल आपके क्लच के, उनकी क्लच में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो फ्रिक्शन मटेरियल है किसी क्लच का, तो ऑब्वियसली क्लच में हम ये देखते हैं कि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आप जो टॉर्क ट्रांसमिट कर पाओगे, जो वो मैक्सिमम होगा। एक्चुअली अगर आप फार्मूला देखोगे तो T इज प्रोपोर्शनल टू म्यू इंटू आर एन, यानी ये मीन रेडियस है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये टॉर्क है। हमें ये ज्यादा चाहिए,
यानी इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें म्यू या तो ज्यादा हो या तो आरएम ज्यादा हो। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ मटेरियल के बाद ये म्यू किसका है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ऑब्वियसली आपका जो फ्रिक्शन मटेरियल होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। ठीक है, फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सिंगल प्लेट क्लच वर्किंग ऑन यूनिफॉर्म बियर क्राइटेरिया। यूनिफॉर्म बियर क्राइटेरिया आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो टॉर्क डिजाइन होता है दो तरीके से होता है, एक होता है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के बेसिस पे और एक होता है यूनिफॉर्म बियर थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे हम डिजाइन करते हैं और हमें डिफरेंट टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी मिलती है इन दोनों के बेसिस पे। इसको आप अलग से भी देख सकते हो, बट अभी हम प्रेजेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ आंसर को देखना है कि मेरा कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम यूनिफॉर्म बियर थ्योरी को इस्तेमाल करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमारा होगा डी। ओके, यानी यहाँ पे ये बताएगा आर मीन क्या होगा। यहाँ पे आर मीन होता है एक्चुअली, देखो ये मान लीजिए क्लच प्लेट है, इस क्लच प्लेट पे ये आपका पैडिंग एरिया है और यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ है सपोज करिए बीच में। पैडिंग एरिया का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे फ्रिक्शन मटेरियल लगे हुए हैं। ठीक है, इन सब एरिया में फ्रिक्शन मटेरियल लगे हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन मटेरियल का डायमीटर है वो एक आउटर डायमीटर होगा, यानी कैपिटल डी हम इसको करेंगे, और जो इनर रेडियस होगा वो उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसी कैपिटल डी और स्मॉल डी के बीच में ही आपका फ्रिक्शन मटेरियल है। तो ऑब्वियसली एक मीन रेडियस लेने की कोशिश की जाती है कि इसमें मीन रेडियस कितना होगा इन दोनों का, मतलब क्योंकि वेरी कर रहा है ना, तो हम एक बीच का लेके चलते हैं। ये वो एक थ्योरी में होता है, जंक्शंस के थ्रू हम निकालते हैं, वो अलग सिस्टम है। बट आप जान के चलो कि आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो आपका डी होगा। ठीक है, आर मीन यहाँ पे डी प्लस डी अपॉन 2 होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। अगर मल्टीप्लेट, इसमें क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ मल्टीप्लेट क्लच इफ N1 is number of disc on driving shaft, N2 is the number of disc on the driven shaft, then number of pairs of containing surfaces क्या होगा। यहाँ पे बोलते हैं कि मल्टीप्लेट क्लचेस हो। मल्टीप्लेट क्लचेस कैसे होते हैं, मैंने अभी बताया कि कई प्लेट एक दूसरे के उसमें होंगे। जैसे ये 3 प्लेट ड्राइवर पे हो गए, ऐसे ही अलग से ये अलग से जो रेड कलर में है ये प्लेट किसके हो जाएंगे, ड्रिवन पे हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप नंबर ऑफ पेयर्स बताइए जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस में, जो एक दूसरे के सब, जैसे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर यहाँ पे होगा, एक पेयर यहाँ पे होगा, इसी तरह एक पेयर यहाँ पे होगा, एक पेयर यहाँ पे होगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है सी आंसर होगा। क्योंकि आप अगर अपने बुक में भी देखोगे तो N1 जो है वो ड्राइवर पे जितने प्लेट्स हैं उनको लेते हैं, और N2 जो है ड्रिवन पे जितने प्लेट्स हैं उनको लेते हैं, डिस्क को लेते हैं, और उसमें से एक माइनस कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा कि नंबर ऑफ पेयर जो कांटेक्ट में है वो कितने हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, द कोन क्लचेस हैव बिकम ऑब्सलीट बिकॉज। जो कोन क्लचेस हैं ये एक टाइप है क्लचेस का, ये आज की डेट में ऑब्सलीट हो चुके हैं, इनका यूज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या रीजन था। तो इसमें दिया गया है कि स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कोएक्सियलिटी, मतलब अलाइनमेंट की बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी। हाँ एक रीजन हो सकता है, बट सुटेबल रीजन हमें ढूंढना है। डिफिकल्ट टू डिसएंगेज, डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है कि स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है। सबसे बड़ी चीज तो इसमें है कि कोएक्सियलिटी की आपको स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर मैं छोटा सा फिगर बनाऊं, रफ फिगर, ये हमारा सपोज करो ड्राइवर का शाफ्ट होगा, कोन क्लचेस कुछ इस तरीके से होते हैं, और ऐसे ही एक आपका होगा ड्रिवन का। ठीक है, ये ड्रिवन के ऊपर होगा इस तरीके से, ये ड्रिवन का शाफ्ट हुआ। इनके बीच में यहाँ कहीं पे फ्रिक्शन होगा। देखो जो फ्रिक्शन मटेरियल्स होंगे इनकी इन दो ये सरफेस होंगे जो मेट करेंगे, इन्हीं के बीच में फ्रिक्शन होना है। तो होता क्या है कि अगर ये शाफ्ट जो है और ये शाफ्ट दोनों कोएक्सियल ना हो, यानी एक ही एक्सिस पे ना हो, तो इनको आप ये फिर आपका उतना सही से परफॉर्म नहीं करता है। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अगर सिचुएशन में जाओगे तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा, तो इससे
जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं या फ्रिक्शन सर्फेसेस हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए जो है ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो एक्सियलिटी है, अलाइनमेंट है, बिल्कुल कोएक्सियल होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इन द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अब एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी क्लच के एक तरीका, एक प्रकार है, एक टाइप है, डिफरेंट तरीके का है, डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करता है, बट है अल्टीमेटली क्लच है। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर बिगिनिंग के समय जब एंगेजमेंट होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द शू इज स्लाइटली मोर देन द स्प्रिंग फोर्स। एक्चुअली उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये साफ है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई शू है, ये शू जो है ऐसे स्प्रिंग से जुड़ा होता है, ऐसे शू जो है डिफरेंट तरीके के स्प्रिंग से जुड़े होते हैं, और जब ये शाफ्ट घूमता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ जाते हैं, तो स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं, ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे, और बाहर जाने के बाद ये ड्रम है जो ड्रिवन का होगा, उस ड्रम में जाके चिपक जाते हैं, जिससे ड्रम को फोर्स ट्रांसमिट होने लगता है, टॉर्क ट्रांसमिट होने लगता है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से है। तो बिगिनिंग के टाइम पे जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा होगा, तभी ये मूव कर पाएगा आगे की तरफ, यानी मूव कर पाएगा जाके ड्रम के सरफेस पे। अदरवाइज ये कर ही नहीं पाएगा, स्प्रिंग फोर्स अगर कम होगा तो इससे ये जाके उसमें इंगेज ही नहीं हो पाएगा और हमारा पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। In the running condition, net force acting on the drum of centrifugal clutch is equal to, अगेन सेंट्रीफ्यूगल का कोर्स का क्वेश्चन है, और इसमें क्या होगा आपका आंसर, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द शू इक्वल टू द ड्रम, जो नेट फोर्स है जो ड्रम पे काम कर रहा है, ओके, वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द शू, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द शू माइनस स्प्रिंग फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द शू प्लस स्प्रिंग फोर्स, द स्प्रिंग फोर्स। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन शू माइनस स्प्रिंग फोर्स। ओके, सो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी होंगे वो ऑब्वियसली ले जाके इंगेज करा रहा होगा और नीचे उसको स्प्रिंग खींच रहा होगा। तो अगर मैं छोटा सा जो हमने डायग्राम बनाया था उस पर ही देखें अगर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेड डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ, और जो आपका स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पिंक कलर से मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही फोर्स आपके ड्रम पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ मल्टी डिस्क क्लचेस, in case of multi-disc clutches, in case of multi-disc clutches, oil is used to reduce the friction, to carry away the heat, to lubricate the contacting surface for all the above function। तो ऑब्वियसली अगर एक चीज आप ध्यान रखिए, जब फ्रिक्शन पैड्स होती हैं, जो फ्रिक्शन मटेरियल्स हैं, वो अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हीट जनरेट होगा, वियर एंड टियर होगा। तो उन सबको हमें क्या करना होता है, उन सबको दूर रखना होता है, उसको हमें रिड्यूस करना होता है। इस पर्पस को अगर देखा जाए, इसको ध्यान में रखा जाए, तो क्लच के संदर्भ में अगर इसके आंसर्स को एवेल्युएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि सारे ही आंसर आपके सही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, मीन्स ऑल ऑफ दी पर्पस। ओके, एक तो इस तरीके से चीजें जो हैं आप आंसर कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, 11th नाउ, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लच प्लेट डिपेंड्स अपॉन, अगेन सेम क्वेश्चन, काफी हद तक आपको फार्मूला बेस्ड है ये। तो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी अगर मैं टी से टॉर्क को रिप्रेजेंट करूं तो इट इज प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड पी and R min. Okay, so R min is mean radius. Sorry, RM simply just write so that RM simply I'm writing RM. This RM represent mean radius
P इज एक्चुएटिंग फोर्स जो आप अपने पैर से लगाते हो, म्यू इज फ्रिक्शन लाइनिंग, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द लाइनिंग. सो ऑब्वियसली फ्रॉम दिस फिगर यू कैन, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये फार्मूला है सिंपल सा, और इसे फार्मूला आपको याद होना चाहिए. आपको ये फार्मूला हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए फ्रिक्शन के केस में, और यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे इस क्वेश्चन को. टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे क्या डिपेंड करता है? यस, डिपेंड करता है जी, बिल्कुल. डायमेंशन ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग पे बिल्कुल, आरएम जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है. एक्सियल फोर्स प्रोवाइडेड विद एंगेज, यस, उसको भी रिप्रेजेंट करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ इस केस में, जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है. ओके, सो 11th क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड. नाउ कम टू द 12th. द फ्रिक्शन मोमेंट इन क्लच विथ यूनिफॉर्म वेयर एज कंपेयर टू फ्रिक्शन मोमेंट विथ यूनिफॉर्म प्रेशर. यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फ्रिक्शन मोमेंट है वो आपके जो है जो यूनिफॉर्म बियर के केस में क्या होगा, और जो फ्रिक्शन मोमेंट है वो यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में क्या होगा. दोनों का ओके. सो कम नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं हम लोग. फ्रिक्शन मोमेंट इन द क्लच विथ यूनिफॉर्म बियर एज कंपेयर टू फ्रिक्शन मोमेंट विथ यूनिफॉर्म प्रेशर. यहाँ पे दोनों के केस में आपसे मोमेंट पूछ रहा है कि पहला अगर यूनिफॉर्म बियर के केस को कंपेयर करें यूनिफॉर्म प्रेशर के केस से. एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो क्लच होते हैं उनको दो तरीके से डिजाइन किया जाता है. एक तो आप यूनिफॉर्म प्रेशर को एज्यूम करके चलोगे, या फिर आप जो है यूनिफॉर्म बियर थ्योरी को एज्यूम करके चलोगे, यूडब्ल्यूटी यानी यूनिफॉर्म बियर थ्योरी, या फिर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी. अच्छा, दोनों के केस में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपका फ्रिक्शन मोमेंट क्या होगा अगर यूनिफॉर्म बियर को कंपेयर किया जाए उसमें. तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर यूनिफॉर्म बियर को आप कंसीडर करोगे तो फ्रिक्शन मोमेंट हमेशा कम होगा नए के केस में. यानी जो नया क्लच होगा उसका, पहली बात तो समझ लो कि उसका मोमेंट ज्यादा होगा और उसका फ्रिक्शन रेडियस भी ज्यादा होगा. इसलिए जो है जो नए क्लच होते हैं वो ज्यादा टार्क ट्रांसमिट भी कर पाते हैं. तो इस केस के लिए जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा. आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन रेडियस फॉर न्यू क्लचेस कंपेयर टू वर्न आउट क्लचेस विल बी. तो आप एक चीज ध्यान रखो, ये फिर अगेन सेम क्वेश्चन है, बस आपको दूसरे तरीके से पूछा गया. तो यहाँ पे फ्रिक्शन रेडियस की बात कर रहा था, यानी आरएम की बात कर रहा है नए के केस में और पुराने के केस में, ठीक है. तो अगर आप यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात करोगे तब वहां पे जो फ्रिक्शन रेडियस होगा वो मैं आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/3 डी क्यू माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा और ये डी स्मॉल का स्क्वायर होगा. कैपिटल डी और स्मॉल डी मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूं, तो उससे रिलेट कर सकते हो. ये किसके केस है, ये कौन सा केस है? ये है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी. और यूनिफॉर्म बियर थ्योरी के केस में यही चीज हो जाती है डी प्लस डी अपॉन 4. ओके, तो आप यहाँ पे दोनों का देख सकते हैं, यूनिफॉर्म बियर के केस में और यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में. तो एक चीज अपने दिमाग में रखना, जो नए क्लचेज होंगे उनका जो फ्रिक्शन रेडियस होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है. तो आपने 13th क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक विद एक्सप्लेनेशन. हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं. 14 क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से. ओके, 14th क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ सिंगल क्लचेस, सिंगल प्लेट न्यू क्लचेस एंड ब्रेक्स, द फ्रिक्शन रेडियस इज इक्वल टू. इन केस ऑफ सिंगल प्लेट न्यू क्लचेस, अच्छा न्यू क्लचेस जो होंगी उनके लिए हमेशा हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को एज्यूम करते हैं. ओके, सो accordingly the friction radius will be equal to this one. I think you can relate with this A would be the answer for this question. In the 15th question, just look at the 15th questions, what they are asking. In case of single plate worn out clutches and brakes, friction, again same, these are the formula based. So simply this is the case of uniform beer theory. बिकॉज वर्न आउट केस में हम हमेशा, यानी पुराना जो केस हो जाएगा क्लचेस का, उसको हम यूनिफॉर्म बियर थ्योरी को ही एज्यूम करेंगे. ओके, सो उसके बाद उस केस में जो हमारा फ्रिक्शन रेडियस होता है वो इसके बराबर होता है, यानी डी हमारा आंसर होगा इस केस में, ठीक है. तो ये भी फार्मूला बेस्ड है. आई थिंक एक समरी सीट है मेरे पास, अगर आप उसे देख लेते हो एक बार तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस क्वेश्चन पे. इन केस ऑफ कोन क्लचेस द फ्रिक्शन टॉर्क एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज,
अब अगेन सेम चीज जो है आपसे पूछा गया, सीधे सीधे आपसे फार्मूला पूछा गया कोन के केस में। तो कोन के केस में और कौन सा है आपका केस, कौन सा है, यूनिफॉर्म प्रेशर का केस, यानी नया क्लच के केस में आपसे पूछा जा रहा है। तो सी फार्मूला आपका जो होगा वो ये होगा, ये आंसर होगा। ये जो हमारा सिंपल जो क्लचेज होते हैं वैसा ही है, बस फार्मूले में कोन में क्या अंतर आ जाता है, नीचे साइन अल्फा आ जाता है और कुछ भी अलग नहीं होता, फार्मूला सेम है। तो इस केस में जो आपका फार्मूला है वो आपका फर्स्ट ए है। क्लियर है? नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन है वो है 17th, ये लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, तो लेट्स सॉल्व इट। The commonly used angle between leather and asbestos friction lining surface and axis of cone क्लचेस फॉर कोन क्लचेस क्या होता है? अच्छा, ये एक डिजाइन पैरामीटर है, इसे आपको याद रखना है। इसमें 12.5 डिग्री यानी 12.5 डिग्री जो है ये मेरा आंसर होगा। और इसी के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है कि जो हमारा सिंगल प्लेट क्लच है और जो हमारे सिंपल क्लचेस होते हैं, यानी जो डिस्क क्लचेस हैं या फिर जो प्लेट क्लचेस हैं, वो कोन क्लचेस से कंपेरिजन करने में इसका इस्तेमाल होता है। और हमें एक चीज पता चलती है कि जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी जो कोन का है यानी कोन क्लचेस का है, वो करीब करीब 4.62 टाइम्स होता है प्लेट क्लचेस के, यानी जो प्लेट क्लच होते हैं उनके टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी का। यानी जो हमारा कोन क्लच है वो बहुत ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है एज कंपेयर टू, करीब करीब आपका 4.5 टाइम्स मोर देन द प्लेट क्लचेस। और इसका जो निकालने का जो बेसिस है वो 12.5 डिग्री को ही लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कोन क्लचेस द रिलेटिवली स्मॉल एक्सियल फोर्स कैन ट्रांसमिट ए गिवन टॉर्क इफ द सेमी एंगल इज। अब इसमें ऑब्वियसली फार्मूले पे जाइए, फार्मूला ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूले में आप देखोगे साइन अल्फा जो है दोनों के केस में नीचे आएगा। अगर आप इस वाले फार्मूले को, अभी जस्ट हमने एक ऊपर फार्मूला देखा था, लेट मी कम टू दैट फार्मूला, ये वाला फार्मूला देखिए आप, इससे इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो अल्फा है यही सेमी कोन एंगल है, यानी जो कोन ऐसे बनेगा, जो उसमें एंगल बनेगा यही अल्फा है। तो अल्फा, अगर ये टॉर्क ट्रांसमिटिंग बता रहा है, ये टॉर्क का फार्मूला है। तो टॉर्क कब ज्यादा होगा? जब आपका अल्फा कम हो, यानी कि अगर ये अल्फा ज्यादा होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप इसका आंसर कर सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ कोन क्लोजर रिलेटिवली स्मॉल force can transmit axial force with the semi if the semi cone angle is, आपका क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा 18 क्वेश्चन जो काफी हद तक बेस्ड हैं सिंपल आपके जो भी फार्मूले थे, कॉन्सेप्ट था, उन पे बेस्ड था, उस पर हम लोगों ने ये चीज कर ली।